हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। और पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लो, तब इस पार्ट पे आना। तो पार्ट 1 में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था। जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया था, इक्वेशंस के बारे में। और अब हम इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स अगर देखो तो इसमें चार, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो चार इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब चार जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसमें सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये मेन रिएक्शंस हैं चार। और इन्हीं से रिलेटेड जो बाकी आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये इन्हीं के सब पार्ट हैं। कुछ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन में आएंगे, रिडक्शन में, रिडॉक्स में, प्रेसिपिटेशन में। तो ये इन्हीं के पार्ट्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके। तो जब एक रिएक्शन में, व्हेन इन अ रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का बर्निंग हो, चाहे बर्निंग में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे कार्बन को अगर आप बर्न कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका एग्जांपल है कार्बन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से वाटर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर। तो इन सब में खास बात क्या है कि एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, एंड H2O वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम H2O ऐड करते हैं तो बन जाता है CaOH2, जिसे कहा जाता है स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो आपका मिल्की टर्न हो जाता है। ये एक्टिविटी भी है, आप आगे आपको कराई जाएगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट और हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन क्या था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा था। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन टू products, two or more than two products are formed. In reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products is known as decomposition reaction. अब decomposition reaction, अब कोई भी रिएक्टेंट टूटेगा तो रिएक्टेंट को टूटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो या तो उसको हम हीट करेंगे तब वो टूटेगा, या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब वो टूटेगा, या सनलाइट के थ्रू वो टूटता है। तो अगर हीट करने से वो टूट रहा है तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो डिकम्पोज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर सन लाइट के कारण डिकम्पोज हो रहा है तो वो होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट और लिटिक का मतलब होता है टू ब्रेक। तो लाइट के प्रेजेंस में जो ब्रेक हो दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अगर आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग गैस है ना, ये इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ये रिएक्शन बहुत आता है आपका बैलेंसिंग में, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आता है ये। तो थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन। और ये कैसे बनता है, जो अभी मैंने बताया था ना, जो आपका फर्स्ट रिएक्शन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आपका स्लेक्ड लाइम बना था, स्लेक्ड लाइन से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते थे तब हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। जैसे मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। तो लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
इसको भी हीट करने के बाद ही ये चेंज होता है। नेक्स्ट है PbNO3। PbNO3 होता है आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करो तो इससे PbO मीन्स लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का गैस। ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्राउन कलर का गैस होता है। बहुत बार आपको फोटो क्वेश्चंस आते हैं। फोटो क्वेश्चंस मीन्स कि आपको पिक्चर दी होती है, उससे रिलेटेड आपसे MCQ पूछा जाता है। उसमें ये बहुत पूछा जाता है कि जो ब्राउन गैस है वो कौन सा होता है। तो जब लेड एंड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड दैट गैस इज ब्राउन इन कलर। तो क्लियर है थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन है वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले फोटोलिटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और मेनली इस केस में सनलाइट होता है, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है वो आपका सनलाइट ही होता है ना। ठीक है। नेक्स्ट है अब AgCl एग्जाम्पल है इसके। AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में हीट होता है तो Ag और Cl2 में चेंज हो जाता है, और इसीलिए बहुत बार इसमें पूछा जाता है ये जो Ag का कलर है वो क्या किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का। तो बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आप AgCl को हीट करो या सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl रिएक्ट करके क्या बना लेता है? तो ग्रे कलर। और दैट्स वाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दे आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, बिकॉज if they are not kept in dark color bottle they will react with sunlight and they will photolytic reaction takes place and they become gray in color। और नेक्स्ट है AgBr का भी सनलाइट के लिए हमेशा ध्यान रखना है, ये भी साइन यूज होता है Hν। आगे आपको बताया जाएगा क्यों होता है ये अगली क्लासेस में। ये Hν आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है ये। तो AgBr को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में ये इसका लेसिस होता है तो ये टूटता है, तो ये बनता है सिल्वर प्लस Br2 गैस। अच्छा, इस रिएक्शन का जो इस्तेमाल है ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसी रिएक्शन का इस्तेमाल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब हम इलेक्ट्रिसिटी द डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो तो आपने देखा होगा बबल्स निकलने लगती है ना, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है H2O का। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। जैसे मान लो अगर आप घर में बैठे हो और चेयर एक ही है और उस पर आप बैठे हो और आपका बड़ा भाई आ जाता है तो आप उठ जाते हो, आपका बड़ा भाई बैठ जाता है। तो क्यों उसने आपको डिस्प्लेस किया? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है या रिस्पेक्ट में आपने उसकी पावर ज़्यादा है। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस को समझाने की अगर बात की जाए तो जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो आयरन और कॉपर सल्फेट में आपको पता है आयरन रिएक्टिव ज़्यादा है, कॉपर कम रिएक्टिव है। और जब आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किया जाता है तो बन जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराता है तो क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसने देखा इसकी जगह आ गया ना। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है, अच्छा ये वाला रिएक्शन एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और जब ये डिस्प्लेस कर देता है तो इसका हो जाता है ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट का ग्रीनिश कलर हो जाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे कि अगर आप कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड करोगे तो कलर में क्या चेंजेस आएंगे। अब अगला क्वेश्चन अगला है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड और इससे बन जाता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉपर जो है वो लेड हो
चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, इन सब से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। इट इज लेस रिएक्टिव देन ऑल थ्री ऑफ दिस। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन जहां दो डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे इसका एग्जांपल दिया आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करा कर दो, तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट बन जाता है वाइट कलर का। ये बहुत बार पूछा जाता है आपको किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट में, तो वाइट कलर का, ठीक है। अब और इस रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लो, ये बहुत बार आता है आपका, हर एक बार एग्जाम में आता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन बनता है, इसको एरो डाउन एरो से भी शो कर सकते हैं। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो जो है उसको चेक कर सकते हो क्यों हम इसको डाउन एरो से शो करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है, या 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप अच्छे से रिवाइज कर लो, डबल डिस्प्लेसमेंट। और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपने 9th में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी बेसिक और भी चीज़ें होती है, बट बेसिक आप 2 चीज़ याद रखो, या तो किसी से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है या रिमूव हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट अगर हो, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो दैट इज एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो कॉपर भी जब को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ कॉपर का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर आप ये इसी को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, यहाँ कॉपर बन गया और ये वाटर बन गया। तो इस केस में कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, तो दैट इज रिडक्शन। इस रिएक्शन में रिडक्शन हो गया इसका, और हाइड्रोजन के साथ ये ऐड हो गया तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। ये भी ध्यान रखना, आगे उसे हम पढ़ेंगे। ऐसे रिएक्शंस जिसमें दोनों चीज़ें हों तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो अभी एग्जांपल बताया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, बट हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमने Fe3O4 प्लस 4H2 अगर आप ऐड करते हो तो बनता है 3Fe प्लस 4H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो वाइट सॉलिड आपका डिपॉजिट हो जाता है एक बीकर में, अगर आप रिएक्शन अपने 9th क्लास में किया होगा तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर देखो तो केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन, कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन जिस रिएक्शन में होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जैसे Na, जैसे मैंने कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Na डबल डिस्प्लेसमेंट का है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है। Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल रहता है, बट ये बेरियम सल्फेट ये वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है किस कलर का प्रेसिपिटेट है, दैट इज वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे नाम से ही वर्ड है, थर्म का तो मतलब हीट हो गया, एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट, कि जिसमें से हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले, दैट रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे किसी भी चीज़ का बर्निंग हो, अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो उससे हीट जनरेट होती है ना, हीट बाहर निकलती है। तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चाहे
CH4 या नेचुरल गैस जो है उसका अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से डिकम्पोजिशन भी होता है, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है अच्छा, एक्सोथर्मिक जो कॉमन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, ये बहुत आता है आपका। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। जब डाइजेशन होता है ना तो फूड का ब्रेक डाउन होता है इन सब चीज़ों में, और कार्बोहाइड्रेट जब एब्जॉर्ब होता है फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका क्या काम होता है, वो हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, और इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए जैसे आपका ये क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो वाटर तो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है और एनर्जी इसमें रिलीज होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें भी जैसे नाम से ही सजेस्ट है, एंडोथर्मिक मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड एंड थर्मिक। जब आप किसी को हीट सप्लाई करते हो, जब आप उसे हीट दे रहे हो, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितने भी होते हैं, दे ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, अधिकतर जो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, जब हीट दे के हम जिसे ब्रेक डाउन करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे FeSO4 को आपने हीट किया तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये आपका होता है एंडोथर्मिक। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है, अब एक टॉपिक है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। हालांकि ये आपके बुक में है बट बहुत बार ये सिलेबस से हट जाता है, बहुत बार आ जाता है, लेकिन आप फॉर अ सेफर साइड इसको याद रखो, आगे आपके एंट्रेंसेस में काम आते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना। अब जैसे आप खाना रख दो या आप चिप्स के पैकेट्स ही हैं, अगर वो खुले रह जाएं तो धीरे ख़राब हो जाते हैं ना। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो ख़राब होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव गैस होती है और ये आसानी से किसी भी मैटर के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। तो द प्रोसेस ऑफ, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। और अधिकतर फैट और ऑयल कंटेंट मटेरियल ही जल्दी खराब होते हैं। तो द फैट और ऑयल प्रेजेंट इन सब्सटेंस फूड मटेरियल एंड दैट ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ दैट मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और इसमें क्या होता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप खाना भी छोड़ दो, रात का खाना छोड़ दो, गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। लेकिन और भी जैसे रेंसिडिटी के एग्जांपल्स जैसे हैं, आप बता सकते हो कमेंट में आपको क्या क्या लगता है। नेक्स्ट है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो रेंसिडिटी के लिए आप, अब जैसे कि हम देखते हैं एयर के कारण, वो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है ना उसका ऑक्सीडेशन, तो उसको हम ऑक्सीजन अगर ना पहुँचे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर में रखते हैं। जो फूड आपका है उसको लो टेम्परेचर में रखा जाता है ना, देखा होगा आपने, रेफ्रिजरेटर में खाना रखो तो ख़राब नहीं होता है। अगर पैकिंग ऑफ आइटम जैसे पोटैटो चिप्स, उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होती है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, और इससे ऑयल और फैट्स रिएक्टिंग विथ एयर से बच जाते हैं। तीसरा है, कुक्ड फूड या फूड मटेरियल को डायरेक्ट एयर में हम नहीं रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं, या उसको एयर में डायरेक्ट रखो तो जल्दी ख़राब होगा, हम उसको डायरेक्ट एयर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशंस डिले कराएं, दैट आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड इसमें है आपका BHA।
ब्यूटेराइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये नाम याद रख लो, BHA, ब्यूटेराइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन ये आपने 9th में या 7th 8th में पढ़ा होगा कि जंग लगना, जिसे हम कहते हैं लोहे पर जो हमारा जंग लग जाता है। द फिनोमिनन इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। हमको लोहे के जंग के बारे में पता है, वो आपको पता है, लेकिन सिर्फ आयरन पे ही कोरोजन नहीं होता है, और भी चीज़ों से कोरोजन होता है। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, अगर आप चांदी के आभूषण पहनते हो तो देखा होगा आपने कुछ टाइम बाद उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके गैस में सल्फर मौजूद है वो उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। जो आपका ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर की, वो भी उसी वजह से है। कॉपर के आपने देखे हो ना, लोटे वगैरह जो रहता है उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है, वो भी कोरोजन के कारण। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू कोरोजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड। अब रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन की वजह से होता है, और इसको प्रिवेंट कैसे कह सकता है, आप कैसे करते हो प्रिवेंट, देखा होगा आपने, पेंट करके, ठीक है, पेंटिंग से रस्टिंग या कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेंट डज नॉट अलाउ, और ऐसे होता क्या है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, दे डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ आयरन, एंड दैट्स हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड। तो इस तरह से ये वाले चैप्टर्स में आपका मेन जो टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब बस इस चैप्टर्स की जितने भी एक्टिविटीज़ है वो बची है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियोज़ हम ले आएंगे, और क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन एंड आंसर्स एक वीडियो में सेपरेटली आपको करा दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इसको रिवाइज कर लो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, खासकर इस चैप्टर्स में जो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे ये वाले रिएक्शंस, कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, ये हर बार आता है आपका क्वेश्चन, हर बार, क्योंकि ये आपके 10th बोर्ड है, तो सीरियसली होके पढ़ो। तो अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आता ही आता है आपका। और अगर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो एक हमारा लेड आयोडाइड वाला रिएक्शन भी है, वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ही आता है। उसमें हमने क्या किया था, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखो, और इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, और अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, और इसी के साथ आप उसको देखो, नोट्स बनाओ, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।